देखो, एक बार ये याद करो कि हमने अब तक के वीडियोस में क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि अगर एक चार्ज मूव करता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी इफ देयर इज अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इज दैट क्लियर? और हमने ये भी सीखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन के थ्रू पास कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगता है। और उसका एक्सप्रेशन क्या था? क्या था यार? F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। याद है ना? सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने बताया था। तो देखो, हम उसी कहानी को ना आज हम एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बार इस कहानी को ध्यान से सुनना जो मैं तुमको कहना चाहता हूँ। वी ऑल एग्री दैट ए मूविंग चार्ज, अगर एक चार्ज है जिसके पास वेलोसिटी है, वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। यस, देयर आर सम कंडीशंस, इफ वी एंड वी आर नॉट अलोंग द सेम लाइन तभी जाके फोर्स लगेगा। वी ऑल नो दोस थिंग्स, राइट? मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि अगर एक मूविंग चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगता है। तो एक बात बताओ, इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर हमने करंट कैरिंग वायर बनाया, दिख रहा है करंट कैरिंग वायर? यस, एंड आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस करंट कैरिंग वायर। सो माय क्वेश्चन इज, अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर के थ्रू फ्लो क्या कर रहा है? चार्जेस ही तो फ्लो कर रहा है ना, चार्जेस ही तो मूव कर रहे हैं। और इस वायर को हमने ऐसे एक रीजन में रखा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। दिख रहा है ये डॉट 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 डॉट, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स तुमको दिख रहे हैं, ब्लू या ग्रीन मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर दिख रहा है सबको, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। ये स्क्रीन से निकल के तुम्हारे तरफ पॉइंट कर। तो हमने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो एक बात बताओ कि अगर एक मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है और ये करंट कैरिंग वायर के थ्रू चार्जेस ही मूव कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू अगर इतना सारा चार्जेस मूव करके जा रहा है और वो करंट कैरिंग वायर को ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका मतलब ये भी तो बनता है कि उस करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा, बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज नथिंग बट मेड अप ऑफ मूविंग चार्जेस। सारे चार्जेस पे फोर्स लगेगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये जो करंट कैरिंग वायर है उस पर भी फोर्स लग रहा है। आर गेटिंग द पॉइंट? देखो, हम आगे जाके कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्वांटिफाई करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फील लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चार्जेस पे अगर फोर्स लगेगा तो करंट कैरिंग वायर के थ्रू इतने सारे मूविंग चार्जेस है तो उस पर भी फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? और फोर्स किस तरफ लगेगा यार? देखो, दिस इज ए बेसिकली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये तो हम लोग देख के कह सकते हैं। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन ड्रिप वेलोसिटी किस तरफ होगा, ये बताओ। Jet velocity will be somewhere along this direction. Do you agree with this? Right? Jet velocity will be somewhere along this direction. Positive charges का magnetic field तुम्हारे तरफ point कर रहा है. Just take your right hand, right? Put it along the direction of velocity and make your fingers cross B. तो V crosses B and thumb is pointing along this direction. दिख रहा है ना? V crosses B and thumb is basically pointing along this direction. मतलब इस पे जो force लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है. दिख रहा है? देखो कितना बढ़िया एक डायग्राम है। ऑलरेडी वायर बेंड हो रहा है उस तरफ, वो दिखाया इन्होंने। फील आता ही नहीं आता? सिमिलरली अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, वी ऑल नो, मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर करंट जब स्ट्रेट था, एक मिनट, जस्ट इमेजिन कि जब करंट स्ट्रेट फ्लो कर रहा था, वैसे इमेजिन करो तो सोचने में थोड़ा आसानी होगा। जैसे चार्जेस आर मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अभी वी क्रॉस बी करना है। याद रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है ना? तो वी क्रॉस बी करो, थंब इधर आएगा, राइट? तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है, दिस अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, एंड दैट इज द रीजन वायर इस तरफ बेंड हुआ है। मतलब सीधा सीधा बोलूँ, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके थ्रू अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है वो भी बदल जाता है। ये कुछ नहीं है यार, ये हमने चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसी का ही एक एक्सटेंशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर फोर्स तो लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है वो हम कैसे निकालें? देखिए, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर तुमको ये निकालना है कि इस पूरे वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, देन यू शुड फॉलो द सिंपल प्रोसेस दैट यू ऑलवेज फॉलो। हम क्या करेंगे, एक डी क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो लिखेंगे। डी क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन है हमारे पास, राइट? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू की जगह डी क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर लिख देंगे, और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। देखो, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से आगे जाके डिस्कस करूँगा। फिलहाल सिर्फ ये बताओ कि अब तक मैंने जो बताया इसका फील आया ही नहीं आया कि एक करंट कैरिंग वायर
in the presence of magnetic field will experience force, yes. And if we reverse the direction of current, the direction along which the current carrying wire was experiencing force will also revert itself. Is that clear? पक्का? श्योर? ओके, चलो इसको पॉज करके ये जो मैंने चीज़ें लिख के रखा है, जो डायग्राम बना के रखा है, इसको बना के रखो। देखो ये चीज़, ये जो पॉइंट्स इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जाके मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है? ओके, अब तक हमने ये जो डिस्कशन किया है उसको क्वांटिफाई करते हैं। अभी हम ये एग्जैक्टली निकालेंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स कितना लगता है, ठीक है? तो मैंने स्टार्ट करने के लिए सबसे सिंपल केस लिया, द सिंपलेस्ट केस पॉसिबल। जैसे कि तुमको दिख रहा है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एकदम स्ट्रेट, ठीक है? इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। मैंने एक पर्टिकुलर चार्ज को ड्रॉ करके दिखाया, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। एंड इफ़ यू सी द रीजन, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैंने क्रॉस क्रॉस साइन देकर रिप्रेजेंट किया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्चुअली पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन। और ये याद रखना है, बी जो है यहाँ पर, दिस बी इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना? दिस बी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट हमने कंडीशन एज्यूम किया है, और वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेक्टर दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का वी डी वेक्टर, ये हमारे स्क्रीन में सोया हुआ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है वो स्क्रीन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? कम ऑन टेल मी, कितना होगा? इट्स ऑब्वियस राइट, दैट इज 90 डिग्री। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है वीडी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो हमने एक स्पेशल केस लिया है अभी, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री माना है, ठीक है? जस्ट टू मेक अवर लाइफ सिंपल, जस्ट टू मेक द स्टार्टिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है? अच्छा, इस कंडक्टर का लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन A है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो सीधा सीधा इट्स वेरी सिंपल, बस मुझे इतना बताओ कि ये जो Q चार्ज, इस Q चार्ज पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस रीजन में, कितना फोर्स लग रहा होगा? वी ऑल कैन से दैट राइट, कितना फोर्स लग रहा होगा इन दिस केस? सो F वेक्टर इन दिस केस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये हमने एक स्पेशल केस लेके रखा है यहाँ पर वेलोसिटी, बेसिकली यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ? क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना होगा? 1। हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है? ये तो हो गया एक चार्ज पे फोर्स। इज दैट क्लियर? तुमको एक बात समझना है कि इस पर्टिकुलर वायर में ना बहुत सारे चार्जेस है। यहाँ पर भी एक प्लस क्यू होगा, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू होगा, यहाँ पर भी प्लस क्यू होगा, यहाँ पर भी प्लस क्यू होगा। सबका वेलोसिटी एक ही तरफ है ना? एक ही तरफ, क्यू एक तरफ है, बिकॉज वायर जिस पाइप के थ्रू वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो तो पूरा स्ट्रेट है। तो हर एक चार्ज का वेलोसिटी ये जैसा वी डी वेक्टर दिख रहा है वैसा ही होगा। तो हर एक चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा ही कुछ फोर्स लगेगा। मैंने डायग्राम बनाया नहीं बिकॉज क्लमजी होगा, तुम इमेजिन करो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लस क्यू चार्जेस है और सब पे फोर्स ऐसा ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो हमने लिखा है, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू। अभी अगर तुमको कोई पूछे कि भाई तुम ये बताओ कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं बोलूँगा इसको अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले ये बताओ कि चार्जेस कितने सारे हैं। एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? इतना फोर्स लगता है, राइट? तो टोटल सारे इतने इस पाइप के अंदर टोटल कितने सारे चार्जेस हैं? टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताओ, ठीक है? फाइन। तो सबसे पहले ये जो कंडक्टर दिख रहा है, सिलिंड्रिकल शेप ऑफ कंडक्टर, इसका वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू एम। वेरी सिंपल। सो नंबर ऑफ चार्जेस क्या होगा? ध्यान से देखो, number of charges in this case, it's very simple। मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, let us say n is the number of charges per unit volume। unit volume में अगर n charges है तो a into l volume में कितना होगा? n a है। so this are the number of charges। is that clear? अभी एक चार्ज पे अगर इतना फोर्स लगता है, चलो मैं लिख लेता हूँ, एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? एफ क्यू। तो सारे चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा? सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक चार्ज पे अगर एफ क्यू लगेगा तो सारे चार्जेस कितने? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एन ए इंटू एफ। तो टोटल सारे चार्जेस में टोटल में इतना फोर्स लगेगा। बात समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल द एफ आर बेसिकली अराउंड द सेम डायरेक्शन। दैट इज द रीजन हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, हमने एन यहाँ पर लिखा, ए हमने यहाँ पर लिखा, एल हमने यहाँ पर लिखा, एंड एफ क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट्स क्यू वी पी, ठीक है? अभी मैं इसको थोड़ा सा सजाऊंगा, तुमको एक प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए होगा, आई होप सो तुमको वो याद है। मैं करके दिखाता हूँ। लेट अस से एन क्यू ए वी,
याद रखना ये जो v है ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एन क्यू ए वी डी हमने लिख दिया, एन क्यू ए वी डी हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर बचा क्या, एल और मैग्नेटिक फील्ड बी बचा। सो दिस इज द टोटल फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द स्ट्रेट वायर। ठीक है, अच्छा क्या तुमको ये देख के कुछ याद आता है, एन ई ए वी डी याद है, करंट का जो एक्सप्रेशन था हमने क्या लिखा था, एन ई ए वी डी, वही तो है ये, बस ई की जगह हमने क्यू लिख के रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन क्यू ए वी डी की जगह हम लिख सकते हैं आई, और बच गया यहाँ पर एल, और यहाँ पर बच गया बी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस straight current carrying wire. It is I into L into B. बात समझ आया मैंने क्या कहा, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इस पर इतना फोर्स लग रहा है। यस, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर अ वेरी स्पेशल केस जहाँ पर तुम्हारा वायर स्ट्रेट है, यू नो, एंड द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली एट 90 डिग्री टू ईच अदर। बट दिस इज जस्ट द स्टार्टर, मैं तुमको बस स्टार्टर सर्व किया ताकि तुमको बेसिक समझ में आ जाए कि फोर्स किधर लगता है और कितना लगता है। ठीक है, हम इस सिचुएशन को और आगे जाकर और भी जनरलाइज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री माना, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं आगे जाके सिचुएशन को जनरलाइज करूँगा, यू ऑल कैन गेस मैं क्या करूँगा, मैं आगे जाके ये बोलूँगा ओके फाइन, लेट अस से कि अभी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा एंगल है, तब कितना फोर्स होगा वो हम निकालेंगे। आगे जाके हम और जनरलाइज करेंगे, आगे जाके हम वायर को सीधा नहीं करेंगे, हम एक आर्बिटरी शेप वायर लेंगे। क्या वायर हमेशा सीधा होता है कि नहीं होता ना, ऐसे घूमता हुआ वायर लेंगे, उस पर कितना फोर्स लगता है वो निकालेंगे। सब करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल इस चीज़ को अच्छे से लिख के रखो। आई होप सो तुमको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। ठीक है, अभी हमने सिचुएशन को और थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट नहीं किया, और थोड़ा जनरलाइज कर दिया। और इस बार हमने जो सिचुएशन लिया, मैं समझाता हूँ, डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगा। हमने ऐसा सिचुएशन लिया कि करंट कैरिंग वायर में जो चार्जेस है उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो, देखो ये जो तुमको पाइप दिख रहा है, दिस इज आवर करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमने लिया। ठीक है, और देखो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिख रहा है ये पर्पल कलर का जो तुमको करंट दिख रहा है, करंट इज बेसिकली फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसी तरफ होगा ना, करंट जिस तरफ होगा उसी तरफ ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसी तरफ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ये पी दिख रहा है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वीडी वेक्टर, मतलब वीडी वेक्टर के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी ऐसे सिनेरियो में ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमको बताना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, क्योंकि इसको करने के लिए जो हमको नॉलेज चाहिए, ये नॉलेज तुमको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। एकदम बेसिक नॉलेज है, और ये याद करो, बहुत 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 बार कहा है कि अगर चार्जेस का वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही लाइन में हो, मे बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इफ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अलोंग द सेम लाइन, ऐसे अरेंजमेंट में उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स क्या नहीं लगता। क्या बोला मैंने, नहीं लगता। समझ में आ रहा है, याद आया कुछ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही लाइन में हो तब उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता। हम उसी लॉजिक को थोड़ा यूज करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। देखो ध्यान से, ये बी है तो हमने बी को तोड़ दिया, एक कंपोनेंट आ गया बी कॉस फाई, ध्यान से देखो, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलॉन्ग ही है, जिस तरफ करंट फ्लो करे उसी तरफ है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी साइन फाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बी साइन फाई तुमको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग वायर तो एक एक्सिस पे है, बी साइन फाई दूसरे एक्सिस पे है, तो बी साइन फाई इस करंट कैरिंग वायर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, है ना। प्रीवियस केस में भी तो हमने यही लिया था ना कि करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अभी ध्यान से सुनो इस बात को, बी कॉस फाई जो है वो यूजलेस है। बी कॉस फाई के कारण इस करंट कैरिंग वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज बी कॉस फाई जिधर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी तरफ है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट बी कॉस फाई। बी कॉस फाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। एंड इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस फॉर्मूला, हमने डिराइव किया था आई एल बी, और वो एक स्पेशल केस था जहाँ पर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। यस, बी कॉस फाई को फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, ये कोई पार्टिसिपेशन, कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
फोर्स लगाने में हमारे लिए सिर्फ बी साइन फाई इंपॉर्टेंट है, बी साइन फाई, एंड ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ, इज दैट क्लियर? दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, मतलब प्रीवियस केस हो गया। तो फॉर्मूला में हम फिर से क्या लिखेंगे, हमने वहाँ पर इसके जस्ट पहले हमने क्या लिखा था, आई एल बी लिखा था, अभी बी बी नहीं लिखेंगे, कौन सा बी रिस्पॉन्सिबल है, बी साइन फाइव, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज बी साइन फाइव। सो दिस इज द फोर्स experienced by this state current carrying wire, I एल बी साइन फाइव। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको ना मैं और सजा के लिखूंगा, एक वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, बिकॉज फोर्स है, इसके पास एक डायरेक्शन होगा डेफिनेटली। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू ये जो एल है ना, ये जो एल है इसको मैं वेक्टर बनाऊंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा, इसको एक वेक्टर बनाऊंगा, और इसका जो डायरेक्शन बोलूंगा, डायरेक्शन एल वेक्टर का इज अलोंग, ध्यान देना, इज अलोंग आई या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस तरफ है उसी तरफ एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यार करंट कैरिंग एलिमेंट याद है ना, मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर हमने लेंथ को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो, भी तो ऑलरेडी एक वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I can write it this way, that is I into L vector cross B vector, ऐसे लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को। Do you agree with this? Right? L vector किस तरफ है, VD vector की तरफ है, एंड क्रॉस खोलूंगा तो B sin phi आएगा। तो L vector मतलब VD vector एंड B के बीच कितना एंगल है, phi एंगल है। इज दैट क्लियर? तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिखा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको खोलोगे तो यही मिलेगा, इट्स सो सिंपल राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर, जिस करंट कैरिंग वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड कुछ फाई एंगल बना रहा है। पिछले वाले केस में क्या था, करंट कैरिंग वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड पूरा 90 डिग्री बना रहा था, ये हमने और थोड़ा जनरलाइज कर दिया और बोला कि नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड अभी करंट कैरिंग वायर के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, इज दैट क्लियर? इसके बाद हम इसको और भी जनरलाइज करेंगे। हमने अब तक सिर्फ सीधा सीधा वायर्स लिया, अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम एक आर्बिटरी शेप्ड वायर लेंगे, ठीक है? इस चीज़ को अच्छे से लिख कर रखो जो मैंने अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया। कुछ भी पॉइंट्स तुमको इंपॉर्टेंट लगा उसको छोटा सा नोट बना के लिख कर रखना। तुम्हारा खुद का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुमको तुमको खुद पता होगा कि कौन सा चीज़ तुमको लिख के रखना चाहिए, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ तुम भूल सकते हो, तो अकॉर्डिंगली अच्छे से नोट बना कर, ठीक है? ओके, ये वाला जो डिस्कशन है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। देखो मैंने क्या लिखा, आर्बिट्ररी शेप्ड करंट कैरिंग वायर, मैंने यहाँ पर सब कुछ जनरलाइज कर दिया। देखो दिख रहा है ये करंट कैरिंग वायर, ये पूरा से गोल गोल घूम के जा रहा है। चलो मैं नाम दे देता हूँ, दैट विल बी इजियर फॉर यू। लेट अस से ये नाम ए दे दिया, इस वाले का नाम मैंने बी दे दिया, राइट? दिस इज ए आर्बिट्ररी शेप्ड करंट कैरिंग वायर, ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना? एंड इट इज प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी का जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है। ये जो बी है, बी वेक्टर जो हमने लिख के रखा है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है ना? दैट मीन्स हर जगह बी का वैल्यू क्या होगा सेम। ओके, हमने यूनिफॉर्म रखा। अभी हमारे सामने चैलेंज क्या है? हमारे सामने चैलेंज ये है कि ये जो तुमको घूमता हुआ करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, करंट बेसिकली इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिख रहा है ना? चलो मैं और भी दिखा देता हूँ, ऐसे करंट बेसिकली इस तरफ फ्लो कर रहा है। इस घूमता हुआ करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड पे कितना फोर्स लगता है? देखो एक बात तो एकदम क्लियर है कि अगर मुझे इस आर्बिट्ररी शेप करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वेक्टर इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर तुम सारे फोर्सेस को, हर एक एलिमेंट पे फोर्स लिखोगे, उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो फाइंड आउट द टोटल फोर्स, तो वेक्टरिकली ऐड करना पड़ेगा। यू नीड to give importance to direction, because हर एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा दे विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट पे जस्ट ट्राई टू इमेजिन, इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, जस्ट एल क्रॉस बी करोगे, इट विल बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, एल क्रॉस बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। इस पे कितना लगेगा, कम ऑन एल क्रॉस बी इधर लगेगा, इस पे किधर लगेगा, एल क्रॉस बी इधर कुछ लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा दे विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मैं इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम खराब नहीं करूँगा। समझ में आया, फील आया मैंने क्या कहा? हर एक एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुमको फोर्स को वेक्टरिकली इंटीग्रेट करना है, ठीक है? फाइन, डरो मत। सबसे पहला स्टेप क्या है ये बताओ, पता होना चाहिए तुमको। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम छोटा सा एक करंट कैरिंग एलिमेंट चूज करेंगे और उस पर फोर्स लिख देंगे।
इज दैट क्लियर? तो देखो ये जो पूरा करंट कैरिंग वायर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट छोटा नहीं दिख रहा है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है। इसका लेंथ हमने क्या लिया, डीएल वेक्टर, एज बिकॉज इट इज अ वेरी इनफाइनिटली स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इसको मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ, राइट? इतना छोटा है कि स्ट्रेट मान सकता हूँ। तो इस छोटे से डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जस्ट नाउ डिराइव किया, वो क्या था, छोटा सा फोर्स लगेगा डीएल वेक्टर। हमने जो फॉर्मूला जस्ट नाउ डिराइव किया उसी का एक छोटा भाई, एल क्रॉस बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट। डायरेक्शन चाहिए, लिख सकते हो एल क्रॉस बी, हम इस तरफ पॉइंट करेगा, सो द फोर्स विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। इसकी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझ में आया? पक्का? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये एरो साइन से तुमको दिखाया। सो दिस इज बेसिकली द फोर्स। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर नहीं, ये तो अपने एलिमेंट पे निकाल, हमको तो निकालना पूरा करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगा, तो इंटीग्रेट करो, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस स्टफ, फाइन। तो हमने इस तरह इंटीग्रेशन लगाया, इधर इंटीग्रेशन लगाया, ध्यान से सुनना। चलो मैंने इसको टोटल फोर्स एफ वेक्टर लिख दिया, आई। अभी अगर इस इंटीग्रेशन को इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंडर डालेंगे तो किसके आएगा, किसके आगे आएगा ये इंटीग्रेशन, डीएल वेक्टर के आगे आएगा। बी तो कांस्टेंट है भाई, बी से कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेट अगर हमको करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। देखो इस बात को समझो, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। दोनों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंटीग्रेशंस। बात को देखो, यहाँ पर जो ये मैंने डीएल वेक्टर लिख के रखा है, मैं इसको थोड़ा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, एक वेक्टर समेशन है। बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा था, दिस इज अ वेक्टर समेशन। हमको यहाँ पर इस डीएल वेक्टर का डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो डीएल है, ये जो है दिस इज ए स्केलर समेशन, बिकॉज यहाँ पर जो डीएल है ये सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट द लेंथ विदाउट एनी डायरेक्शन। डीएल वेक्टर जो है वो तो एक वेक्टर है भाई, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो अभी अगर तुम डीएल का ये वाला, ये हमको चाहिए नहीं, जस्ट बता रहा हूँ, अगर मुझे इसका समेशन चाहिए, डीएल का समेशन, इसका मतलब क्या है, लेंथ 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 लेंथ, सारे लेंथ को छोटे छोटे लेंथ को ऐड करूंगा तो वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो पता चलेगा, ये जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर पता चलेगा, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। एंड यार ये वाला कहानी तो पूरा अलग है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, मतलब तुमको क्लास 11 जाना है एंड वेक्टर्स का रूल्स याद करना है कि वेक्टर समेशन हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ वेक्टर समेशन हम कैसे करेंगे। मैं दूसरे कलर लेता हूँ, यस इस कलर को लेकर दिखाता हूँ वेक्टर समेशन। ध्यान से देखो, ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल एलिमेंट, डू यू एग्री विद दिस? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जस्ट यस। तो ये जो है भाई साहब, ये तो एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, नेक्स्ट वेक्टर का ऐसा, दिख रहा है ना तुमको, ऐसा ऐसा ऐसा, दिस आर ऑल वेक्टर्स, दिस इज ए डीएल वेक्टर। चलो ये जो है दिस इज ए डीएल वेक्टर, है ना, वेक्टर 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 वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स दिख रहा है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस, दिस आर ऑल डीएल वेक्टर्स। तो मुझे इन सारे वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर इतने सारे वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, ये जो पहला वेक्टर है उसका सर दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन है, राइट? तो ये जो कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है, हेड टू टेल कनेक्शन। देखो यार अगर याद नहीं है फटाफट जाके पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिवाइज करो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स, एंड सारे वेक्टर्स जो है एक का सर दूसरे के पूंछ के साथ कनेक्टेड है, इसका सर इसके पूंछ के साथ कनेक्टेड है, इसका सर इसके पूंछ के साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना यार, देखो है ना, इसका सर है इसके पूंछ के साथ कनेक्टेड, इसका सर इसके पूंछ के साथ कनेक्टेड है, एग्जैक्टली। तो अभी अगर हमको वेक्टर समेशन करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अगर हमको वेक्टर समेशन करना है तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया, वी नीड टू यूज़ पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि ये कहता है कि इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल द वेक्टर्स आर जॉइंड,
हेड टू टेल, कैसे करके जॉइंट है, हेड टू टेल, राइट। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मैं सारे छोटे छोटे वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन from the tail of the first vector to the head of the last vector। ये हो गया हमारा लास्ट वेक्टर, इसका सर दिख रहा है, और ये हो गया हमारा पहला वेक्टर जिसका पूछ तुमको दिखाई दे रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये जो तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया इन छोटे 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 डीएल वेक्टर्स का समेशन का रिजल्ट, दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन। That means मैं ये कहूँगा यहाँ पर what is integration of dl vector in this case, the integration of dl vector in this case is l vector effective। मैंने effective लिख कर रखा है यहाँ पर, ये जो l vector दिख रहा है l effective, ये होगा इसका रिजल्ट। बात समझ में आया? तो आगे से ना मैंने तुमको पूरा इन डेप्थ समझा दिया कि इस वेक्टर समेशन का मतलब क्या है। तो आगे से तुमको सीधा सीधा अगर तुम्हारे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर है और पूछा कि डीएल वेक्टर्स का समेशन क्या होगा, कुछ नहीं करना, वायर के एक एंड पॉइंट को देखो, दूसरे एंड पॉइंट पे देखो, और सीधा एक लाइन खींचो। क्या खींचोगे, सीधा एक लाइन, वो जो लाइन है वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वही हमारे डीएल वेक्टर्स का रिजल्ट समेशन है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक दिस कलर, एक मिनट, आगे बढ़ते तो हमको एज बिकॉज पता चल चुका है, तो हमने आई इंटू डी एल वैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैक्टर इज व्हाट, एल इफेक्टिव वैक्टर, दैट इज एल इफेक्टिव वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर। बात को समझो, और ये हो गया हमारा एफ वैक्टर, एंड दिस इज द थिंग दैट वी वर सर्चिंग फॉर, कि अगर हमारे पास एक आर्बिटरी शेप्ड वायर है, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास एक आर्बिटरी शेप्ड वायर है उस पर कितना फोर्स लगेगा। और ये तो एकदम आसान, तुमने रियलाइज किया एक चीज, तुमको अगर कोई पूछे कि बोलो ये जो घूमता हुआ वायर दिख रहा है इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो तुमको घूमते हुए वायर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है, एक एंड पॉइंट देखना है, दूसरा एंड पॉइंट देखना है, स्ट्रेट लाइन खींच देना। मतलब देखो ये लाइन खींच दिया हमने, मतलब ये जो है दिस इज ए, दिस इज बी, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, और इसको तुम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के जैसा ट्रीट करना। इस पे जितना फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग वायर पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब हमारे पास जो आर्बिटरी शेप करंट कैरिंग वायर है उसको हमने एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, और वायर को हमने बनाया कैसे, बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। तो स्ट्रेट वायर पे जितना फोर्स लगेगा इस आर्बिटरी शेप्ड करंट कैरिंग वायर पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। बात समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी एड्रेस this particular situation when we are dealing with an arbitrary shaped current carrying wire. But you don't need to deal with an arbitrary shaped current carrying wire, you just replace that arbitrary shaped current carrying wire with a straight wire after by joining the end points of that arbitrary shaped current carrying wire. Is that clear? तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। आई होप सो तुमको फील आ रहा है डिस्कशन में, इसको अच्छे से लिख कर रखो जो चीज़ मैंने तुमको बताया। ठीक है, ये एक सिंपल सा केस है, मैं समझाता हूँ कैसा सिचुएशन है। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, लगा से करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, दिस इज आई, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज एन आर्बिटरी शेप्ड करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछा है कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल केस है, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो तो हमारे स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के तरफ अंदर पॉइंट कर रहा है, तो ग्रेट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो अभी अगर हमको यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, एफ एक्सप्रेशन क्या था, चलो अरे एक बार, आई दैट इज एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ एफ, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, आई एल इफेक्टिव बी साइन 91 हो जाएगी। ठीक है ना, तो सिंपल है, ऐसे ही टाइम पास है। एल इफेक्टिव की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, सीधा अगर एक लाइन खींचेंगे वो होगा एल इफेक्टिव। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, कमाउंट बोलो, दैट इज 2r, राइट। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, a प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट ओवर ऑफ, सही बोला है ना, ठीक है, रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एंड फाइनली ये जो लेंथ है दिया नहीं है, जैसे दिस इज डी प्लस डी हमने लिख दिया इनटू बी, दिस इज द इफेक्टिव।
इज दैट क्लियर? बात समझ आया? कुछ नहीं यार, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है वो लिख दिया, 2r प्लस a प्लस रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी, तो ये हो गया फोर्स। बस सिंपल सा है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहोगे? सीन देखो क्या है, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, राइट। करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। तो यहाँ पर फोर्स पूछा गया, फिलहाल तो डायरेक्शन मत देखो फोर्स का। हमने जो अब तक सीखा है वो क्या सीखा है, एफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। और एल इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है, ये जो छोटे छोटे डी एल वैक्टर से उसको इंटीग्रेट करो, वैक्टर एडिशन करो, तुमको तब जाके एल इफेक्टिव मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ये अगर एक क्लोज्ड लूप है, तरह से लूप का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने मान लिया कि चलो लूप का जो ये पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है। तो इस लूप का एंडिंग पॉइंट क्या है, इस लूप का एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, ए ही होगा। बात समझ में आया? हम जब एक आर्बिट्ररी शेप करंट कैरिंग वायर के साथ डील करते हैं, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये लूप है भाई, जहां से लूप चालू होगा वहीं जाके खत्म हो जाएगा, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर द सेम। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा यार। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिकॉज जहां से लूप चालू हो रहा है वहीं पर ही खत्म हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर द सेम, तो तुम स्ट्रेट लाइन तो खींच ही नहीं पाओगे ना, जो स्ट्रेट लाइन था वही एल इफेक्टिव था। सो इन दिस केस एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। इनफैक्ट अगर मैं इसके ऊपर तुम्हारा डीएल वैक्टर्स का समेशन भी करो, डीएल वैक्टर डीएल वैक्टर डीएल वैक्टर समेशन करो बाय पॉलीगन रूल ऑफ वैक्टर एडिशन, ये भी जीरो आएगा। बिकॉज जो तुम्हारा स्टार्टिंग वैक्टर होगा और जो एंडिंग वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ कि चलो चलो मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ तुमको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले से दिस इज द स्टार्टिंग वेक्टर, डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर, एंड ये जो है ये क्या है, हमारा एंडिंग वेक्टर, बिकॉज गोल घूम के यहीं खत्म होगा ना एंडिंग वेक्टर। तो बेसिकली मैंने रूल क्या सिखाया था कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, तो लास्ट वेक्टर भी इधर है, फर्स्ट वेक्टर का भी टेल इधर ही है, तो तुम लाइन ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे ना, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आया? तो हमेशा इस बात को याद रखना कि एक क्लोज्ड लूप पे, क्या बोला मैंने, एक क्लोज्ड लूप पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलो मैं लिख देता हूँ बी, दिस इज यूनिफॉर्म, फोर्स हमेशा क्या होगा, फोर्स हमेशा जीरो ही होगा। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। चलो मैं लिख के रखता हूँ, क्लोज्ड लूप इसका फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अभी एक बार इस लूप पे जो फोर्स लग रहा है उसको ध्यान से देखो, करंट मतलब एल वेक्टर इस तरफ होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, एल इफेक्टिव छोड़ दो, डीएल क्रॉस बी, हर छोटे एलिमेंट पे फोर्स निकालो, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी एक्सप्रेशन का छोटा वाई, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा वो इधर होगा डीएल वेक्टर, ठीक है ना। तो डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो फोर्स इस तरफ आएगा, यहाँ पर जो डीएल वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, डीएल क्रॉस बी ऐसा आएगा, यहाँ पर डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फोर्स इस तरफ आएगा। सो दिस आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इनफैक्ट मुझे डीएफ लिखना चाहिए, हाँ, बिकॉज फोर्स बहुत छोटा होगा। तो ध्यान से देखो ये जो सारे फोर्सेस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द वायर, इज दैट क्लियर? अगर वायर के परपेंडिकुलर है तो बेसिकली ये फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा पीछे, ये किस पॉइंट के थ्रू पास करेगा, दिस विल बेसिकली पास टू द सेंटर ऑफ द लूप। ये फोर्स भी देखो, ये भी सेंटर ऑफ द लूप के थ्रू पास करेगा। इनफैक्ट हर एक फोर्स क्या करेगा, सेंटर ऑफ द लूप के थ्रू पास करेगा। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट ये पूछूं कि लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है, क्या बोला मैंने, torque on the circular loop, torque on the loop in this case, torque on the loop in this case is also equal to what, zero, because इसको अगर मैं एक्सिस्ट मानूं तो टॉर्क तो जीरो होगा ना, बिकॉज हर एक फोर्स इसी एक्सिस्ट के थ्रू पास कर रहा है, तो लीवर आर्म इज जीरो तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। ये तो देख के भी समझ में आ रहा है, ये जो फोर्सेस लग रहा है ना, ये लूप को घुमाएगा नहीं, स्ट्रेच करेगा। ये जो फोर्स है, ये सारे फोर्सेस लूप को बाहर की तरफ खींच रहा है, तो लूप में टेंशन जनरेट होगा, खींचेगा तो टेंशन जनरेट होगा लेकिन घूमेगा नहीं। बात समझ में आया? अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो हमने जस्ट नाउ ये कंक्लूड किया कि क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड पे हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, और हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा कि टॉर्क भी क्या आ रहा है, टॉर्क भी जीरो आ रहा है। तो क्या क्लोज लूप में फोर्स तो जीरो होता ही है, टॉर्क भी क्या हमेशा जीरो होगा, क्या टॉर्क भी हमेशा जीरो होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, लूप क्लोज्ड है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा।
फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, क्या टॉर्क भी हमेशा जीरो होगा लूप पे, क्लोज्ड लूप पे? इसको देखने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बना के रखा है ताकि तुमको पूरा फील आए। ये भी तो क्लोज लूप है ना? अभी इस पे अगर फोर्स पूछोगे, चलो एक बार देख ही लेते हैं। ये जो वायर दिख रहा है, ये वाला वायर, लेट अस से दिस इज एपी। एपी वाले वायर में करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ आया? करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या सिखाया था? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो एबी वाले सेगमेंट में फोर्स क्या होगा? जीरो। सिमिलरली सीडी वाले सेगमेंट में भी फोर्स क्या होगा? सीडी वाले सेगमेंट में भी फोर्स जीरो ही होगा। आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ गया। अभी एडी वाले सेगमेंट में कितना होगा? ध्यान से देखो, एडी वाले सेगमेंट में बेसिकली एल वेक्टर इस तरफ है, करंट जिस तरफ है उसी तरफ एल वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, है ना? ये हो गया एल वेक्टर। तो इसको अगर खोलूंगा तो क्या होगा? आई, लेंथ मैंने एल मान लिया, आई एल पी। ये हो गया फोर्स, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? क्रॉस। देखो एक बार चेक करके देखो, राइट हैंड यूज करो अपने इस साइड को एल वेक्टर की तरफ रखो एंड मेक योर फिंगर्स कर्ल टुवर्ड्स बी। थंब स्क्रीन के अंदर पॉइंट करेगा तो तुमको फोर्स का पूछ दिखाई देगा ऐसा। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर बीसी वाले सेगमेंट में फोर्स कितना लग रहा है, सेम लगेगा। आई, लेंथ मैंने इसका एल बी, दोनों मतलब स्क्वायर मान लिया मैंने इसको, आई एल बी है। डायरेक्शन पे ध्यान दो, देखो किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट? एंड एल वेक्टर किस तरफ होगा? एल वेक्टर इस तरफ होगा, करेक्ट? इज दैट क्लियर? अभी देखो, अभी ना इस साइड को देख रहा है, ये साइड, इस साइड को एल वेक्टर की तरफ रखो, क्रॉस करो बी की तरफ, तो थंब जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट करेगा, द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दैट मींस द फोर्स इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ये दोनों फोर्सेस ऑलरेडी जीरो थे एंड दिस टू फोर्सेस विल बेसिकली कैंसल आउट ईच अदर। तो ये भी क्लोज लूप है, क्लोज लूप पे यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो क्या है? जीरो आ रहा है, करेक्ट? तो क्लोज लूप है, एल इफेक्टिव हमेशा जीरो आएगा, तो क्लोज लूप पे फोर्स हमेशा जीरो ही है। बट व्हाट अबाउट टॉर्क ऑन द लूप इन दिस केस? इन दिस केस टॉर्क ऑन द लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये फोर्स इस साइड को ऊपर अंदर की तरफ पुश कर रहा है और ये फोर्स जो है ये हमारे तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो बेसिकली होगा ये कुछ ऐसा रोटेट करना चालू करेगा। अगर ये एग्जिस्ट मानो मैं, ये वाला साइड हमारे तरफ उठ के आएगा और ये वाला साइड स्क्रीन के तरफ, स्क्रीन के अंदर घुस जाएगा। जस्ट ट्राई टू फील द थिंग। तो ये जो लूप है ये गोल घूमना चालू करेगा। तो इन दिस केस टॉर्क जीरो नहीं है। तो इसमें कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग बना के मत रखना। फोर्स हमेशा जीरो होता है लेकिन टॉर्क जीरो होगा ये नहीं, वो तुमको सिचुएशन देख के बताना पड़ेगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इस डिस्कशन को हम आज यही कंप्लीट करते हैं। आई होप सो तुमको मजा आया ये पूरा वीडियो देख के। देखो हमने टॉर्क के बात को छेड़ा है, आगे जाके हम टॉर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक करंट कैरिंग लूप में इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर टॉर्क लगता है तो कितना लगता है। ठीक है, वो आएगा, इट विल कम, हैव पेशेंस। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।